आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक नेता नेशनल टेलीविजन पे आके हमारे प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कह देता है। और तो और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक पीसफुल कम्युनिटी ने वापस से समाज में ऐसा क्या कर दिया कि खलबली मच गई। और वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या योगी सरकार का अब कुछ ऐसा एक्शन प्लान है जिसने प्रियंका गांधी के चुनावी प्रचार को या फिर आप कहिए उनकी राजनीतिक पाखंड को ध्वस्त करके रख दिया। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं इन तीनों खबरों को आपको विस्तार से बता सकूं। बहरहाल मैं अर्चना तिवारी स्वागत करना चाहूंगी आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द राजधर्म के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। पहली स्टोरी में आते हैं घनश्याम तिवारी। घनश्याम तिवारी सपा पार्टी के एक बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। माना यह जाता है कि वो US रिटर्न है, लेकिन एक नेशनल टेलीविजन पे आके आप हमारे प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहते हैं तो शायद वहीं पे आपकी सारी यूनिवर्सिटी की डिग्री फेल हो जाती है। जब आप ये कहते हैं कि केवल मात्र 4 घंटे के नोटिस पीरियड में पूरे देश में ये अनिश्चित लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 लेके आ गए, इन्होंने पूरे के पूरे देश को एक मौत के रास्ते पे चला। और तो और उन्होंने कहा कि ये जो 2020 के ये जो तुगलक हैं इन्होंने पूरी तरीके से भारत को नष्ट करके रख दिया। अब एक बात बताइए, और कोई विकल्प था भारत के पास 130 करोड़ की जनता के पास कि लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा था सरकार के पास इस कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए? जब आज लॉकडाउन है, चौथा लॉकडाउन का चलन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज 95,000 से ज़्यादा केसेस पहुंच चुके हैं, हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। क्या लॉकडाउन मौत के सौदागर लगा रहे हैं या फिर ये जो 130 करोड़ की जनता है इसको ज़रूरत है लॉकडाउन की? लेकिन कमाल की बात तो ये है कि अखिलेश यादव जो इस पार्टी के मुखिया हैं, इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अभी तक चुप हैं। हालांकि वो हर बात पे बोलने के लिए सामने आ जाते हैं, प्रियंका गांधी के कंधे से कंधा मिलाने के लिए भी सामने आ जाते हैं, ट्विटर पे अपने ट्वीट्स की भी बौछार करने लगते हैं। लेकिन जब उन्हीं की पार्टी का एक नेता, पढ़ा लिखा नेता, नेशनल टेलीविजन पे आके हमारे प्रधानमंत्री को, जो एक ग्लोबल लीडर है, जिनको पूरे देश में सराहना हो रही है केवल मात्र इसलिए कि वक्त से पहले ही उन्होंने एहतियात बरतने शुरू कर दिए, तो उनको उन्हीं की पार्टी का नेता नेशनल टेलीविजन पे आके मौत का सौदागर कहता है। बहरहाल ये बात है। अब आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पे और बताते हैं कि अब ये जो पीसफुल कम्युनिटी कही जाती है, हमारे समाज की जो पीसफुल कम्युनिटी कही जाती है, अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि सारे समाज के लोगों पे और शायद हमारे पुलिस वालों पे भी खतरा मंडराने लगा। आपको बता दें ये घटना इंदौर की है। हाँ, उसी इंदौर की जहाँ पे पिछले दिनों पुलिस वालों के ऊपर पत्थर पड़ रहे थे और तो और नर्सों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। उसी इंदौर में आज दोबारा महिलाओं ने, बच्चों ने और यहाँ तक कि युवा वर्ग ने अपने हाथों में पत्थर उठाया है। ये मामला है रावजी बाजार का, जो कि इंदौर का है। वहाँ पे एक यूनिस कवाड़ी नाम का व्यक्ति था जो कि लॉकडाउन में फातिया पढ़ने गया। जब पुलिस को इस बात की पता चली, जब उनको ये पता चली कि वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, तो धारा 188 के तहत उस पर कार्रवाई होने लगी। लेकिन होता ऐसा है कि जब उस पर कार्रवाई होती है तो वो फरार हो जाता है, अपने पते पे पुलिस को मिलता नहीं है। लेकिन जब पुलिस को उसका असली पता का पता चलता है कि अब वो व्यक्ति अपनी जगह पे मौजूद है, जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंचती है, ये इंदौर की बात है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये इंदौर की बात है, जब पुलिस उस यूनिस कबाड़ी को गिरफ्तार करने पहुंचती है तो हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पे आ जाते हैं और लोग पुलिस वालों के ऊपर नारा लगाने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस को लगता है कि स्थिति अब बिगड़ चुकी है, स्थिति अब अनकंट्रोल हो चुकी है, तो और फोर्सेस मंगवाने शुरू कर दिए, जिसके बाद वहां पहुंची भीड़ ने पुलिस वालों के ऊपर पथराव शुरू कर दिए। एक बात समझ में नहीं आता है, इंदौर के हर किसी आदमी पे ये जो पीसफुल कम्युनिटी कहे जाने वाले हैं, इनके पास ये पत्थर आता कहाँ से है और ये मानसिकता कहाँ से पनपती है कि अब पुलिस वालों के ऊपर, जिनमें से अभी कई ऐसे हजार पुलिस वाले हैं जो कि कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, वो चाहते तो घरों में रह सकते हैं, तब भी उनको सरकार पैसे देती, स्वास्थ्य कर्मी भी घर में रह सकते हैं, तब भी उनको सरकार पैसे देती। लेकिन उसके बावजूद जब सहायता करने के लिए, हम लोगों की जान बचाने के लिए जब वो सड़कों पे आ रहे हैं, तो ये पीसफुल कम्युनिटी के लोग जो हैं उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, फूल की जगह पत्थर बरसा रहे हैं। तो ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन जब पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करी तो जितनी भीड़ वहाँ पे पहुंची थी उनमें से 6 लोगों को चिन्हित किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये भी बता दें आपको, अभी भी वहाँ पे तफ्तीश जारी है।
जैसे ही लोग पकड़े जाएंगे उनको तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। अब चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि अजय कुमार लल्लू यही वो एक ऐसे मेन कल्प्रेट हैं जो कि धांधली में पाए गए हैं, बसों की धांधली में। ये जो प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की बात करी है, कहा है कि मजदूरों के लिए वो 1000 बसें चलाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि 1000 बसों में से 500 नोएडा बॉर्डर पे और 500 बसें गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी हो जाएं, जिससे जो हमारे मजदूर भाई हैं वो अपने घर की तरफ जा सकें। लेकिन उस पर घमासान होना शुरू हो गया। आपको बता दें, ये जो 1000 बसों का लेखा जोखा प्रियंका गांधी कर रही हैं, ये जो धोखाधड़ी है बसों की, ये दो लोगों पे सीधा सीधा जाती है। पहले है अजय कुमार लल्लू जो कि यूपी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं संदीप सिंह जो कि प्रियंका गांधी के सचिव हैं। उन्हीं दोनों ने ये जो लिस्ट 1000 बसों की है जो कि योगी सरकार ने मांगी थी कि आप ड्राइवरों का लिस्ट बना के दें और कौन सी बसेस आप भेजना चाहते हैं, उनका पूरा गाड़ी नंबर सब कुछ लेखा जोखा आप दें, तो इन्हीं दोनों ने पूरा डेटा तैयार करके यूपी सरकार को भेजा। जिसके बाद पता ये चला, लखनऊ के आरटीओ ऑफिस से ये पता चलता है कि जितनी भी बसें वहाँ पे भेजी गई थी, 1000 बसों की बात जो प्रियंका गांधी कर रही हैं, उनमें से 31 ऑटो हैं, 2 व्हीलर हैं, 69 एम्बुलेंस हैं, ट्रक हैं और स्कूल बस हैं। 70 का कोई डेटा ही नहीं। 70 बसों का कोई डेटा नहीं है कि ये बस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, कहाँ को चलेंगे, कुछ भी इसका इंतजाम जो है वो प्रियंका गांधी ने नहीं किया हुआ है। अब इससे तो ये साफ क्लियर होता है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घोटाले पुराने समय से होते हुए आ रहे हैं, पिछले 70 सालों से, वो इस समय भी कोरोना काल में भी बसों की धांधली के रूप में सामने आया है। ये बिल्कुल शर्मनाक है और बिल्कुल असहनीय है। अब आपको बताते हैं, ये जो अजय कुमार लल्लू हैं, इनको पुलिस पकड़ के, आप हम मेरे बगल में लगी हुई फोटो में देख सकते हैं कि इनकी पुलिस हाथ पैर दोनों पकड़ के इनको जीप में रख रही है। लेकिन अजय कुमार लल्लू ने ये यूपी पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि ये जो यूपी पुलिस है, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठाया और मुझे जेल में बंद कर। जिसके बाद आगरा के एसपी रवि कुमार ने बताया कि ये जो तस्वीर में आपको पुलिस वाले दिख रहे हैं, ये यूपी पुलिस नहीं है, ये राजस्थान पुलिस है। ये खुद अजय कुमार लल्लू ने एक प्रोपेगेंडा रचा, एक नाटक रचा, जिससे वो लोगों की सहानुभूति ले सके और तो और लोगों को ये बता सके कि बीजेपी की जो योगी सरकार है वो कांग्रेस के ऊपर दमन कर रही है। अब दूसरी तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि ये इतने सारे लोग जो है धरना देके बैठे हुए हैं। ये जो लोग हैं वो कांग्रेस के नेता हैं और ये राजस्थान से यूपी के अंदर जाना चाहते थे। आपको बता दें, ये राजस्थान से करीब कुछ 500 करीब बसें जो हैं ये राजस्थान से यूपी की तरफ लेके जाने चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने इनको मौके पे ही रोक दिया और बॉर्डर से ही इनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। यूपी पुलिस ने ये साफ किया कि अजय कुमार लल्लू के पास या फिर कांग्रेस पार्टी के पास वो एक एमएचए की गाइडलाइन नहीं थी जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी बस को लेके जाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके पास एमएचए की गाइडलाइन की एक रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि उन नेताओं के पास नहीं थी। जिसके बाद अजय कुमार लल्लू को बॉर्डर पे ही रोक दिया गया और उनको अंदर नहीं जाने दिया। जिसके बाद ही अजय कुमार लल्लू ने ये सारा प्रोपेगेंडा किया कि मुझे जो है यूपी पुलिस ने ज़बरदस्ती उठाया और जेल में बंद कर दिया। लेकिन ये जो पुलिस वाले आपको इस फोटो में दिख रहे होंगे, ये हैं राजस्थान के पुलिस और फिलहाल अजय कुमार लल्लू जेल में बंद है, यूपी पुलिस के जेल में बंद है। ये जो अजय कुमार लल्लू हैं और संदीप सिंह हैं, इन दोनों के ऊपर एफआईआर भी हुआ है। बसों की धोखाधड़ी का एफआईआर भी इन दोनों के ऊपर हुआ है और ये जो एफआईआर हुआ है वो लखनऊ के हजरतगंज थाने में हुआ है। जिसके बाद अजय कुमार लल्लू को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्टोरी में बताया था कि अखिलेश यादव किसी भी अच्छी चीज़ को लेकर कमेंट नहीं करते हैं। जब उन्हीं के पार्टी के नेता, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कह दिया, लॉकडाउन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन वहां पे अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रियंका गांधी का साथ देने के लिए या फिर कहिए प्रियंका गांधी की बात पे बोलने के लिए आगे जरूर खड़े हो गए। तो सुनिए अखिलेश यादव का ट्वीट क्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट के बहाने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर उत्पीड़ित कर रही है। भाजपा सरकार खुद अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट दे कि इस बदहाली में क्या वो देश प्रदेश चलाने के लायक हैं। अब कहाँ है पूरी दुनिया में भारत की उज्जवल होती छवि का ढिंढोरा पीटने वाले।
तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने भाजपा पे निशाना साधने पे कहीं नहीं छोड़ा, लेकिन वहीं अपने प्रवक्ता को समझा करके नेशनल टेलीविजन पे नहीं भेजते हैं कि आपको क्या बोलने चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जब आप इतने बड़े पार्टी के लीडर हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी भाषा के ऊपर तो चयन होना ही चाहिए। आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर नहीं कह सकते। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, आपको क्या लगता है ये जो प्रियंका वाड्रा ये 1000 बसों का वादा कर रही है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है या फिर केवल मात्र कुताही ही कुताही है? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।